एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो, एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। सेठ राबिंदर नाथ का मुलाजिम दो अफराद के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। उनमें से एक नौजवान जबकि दूसरा ढलती उम्र का कमजोर सा आदमी था। नौजवान के गले में लटकता कैमरा देखकर मुझे पता चल गया कि वो फोटोग्राफर है। दोनों ने अदब से झुककर सेठ राबिंदर नाथ को नमस्कार किया और फिर उसके हुक्म पर उधेड़ उम्र आदमी अपने हाथ में मौजूद अटैची खोलकर मेरी तरफ मुतवज्जे हो गया। उसने पहले तो एक मखसूस महलूल मेरे बालों पर लगाया, फिर आंखों में ड्रॉपर से किसी दवाई के चंद कतरे टपकाए, जिसकी वजह से मेरी आंखों में हल्की सी सोजिश भी होने लगी। उसके बाद वो अपने ब्रीफ केस से मुख्तलिफ चीजें निकाल कर मेरे चेहरे की मुरम्मत में मसरूफ हो गया। काम खत्म करके जब उसने आईना मेरे सामने किया तो मैं हकीकतन उछल पड़ा। आईने के अंदर मुझे घनी मूछों वाला गहरे सांवले रंग का एक बंदा दिखाई दिया। मेरे मुंह से बेसाख्ता उसके लिए तारीफ निकली। भाई वाह, मान गए। जवाबन उसने फकत मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। मैंने पूछा, ये कब तक बरकरार रह सकेगा? उसने कहा, मूछें वगैरह तो आप खुद भी थोड़ी सी कोशिश करके उतार सकते हैं और लगा भी सकते हैं, और चेहरे और बालों की रंगत उस वक्त तक नहीं उतरेगी जब तक आप इन्हें स्पिरिट से नहीं धो लेते। उसके बाद सेठ के हुक्म से उसका एक मुलाजिम शीशनाग का एक सूट उठा लाया, क्योंकि हम दोनों की जिसामत तकरीबन बराबर थी। बाथरूम में जाकर मैंने सूट पहना और फिर फोटोग्राफर ने मुख्तलिफ जावियों से मेरी चंद तस्वीर ली। तस्वीर लेने के बाद फोटोग्राफर और मेकअप मैन रुखसत हो गए, लेकिन जाने से पहले मेकअप मैन एक छोटी सी बोतल में रंगत बदलने वाला महलूल मेरे हवाले करना न भूला, जिसकी बदौलत मैं अपने हाथों का रंग बदल सकता था, ताकि हाथों की उजली रंगत से कोई मेरे मेकअप को न भांप ले। उनके जाते ही मैंने सेठ से पूछा, सेठ साहब कब तक पासपोर्ट वगैरह बन जाएगा? उसने कहा, पासपोर्ट और तुम्हारे मौजूदा हुलिये के शनाख्ती कागजात सुबह तक तैयार हो जाएंगे। तुम दोपहर 12 बजे तक तैयार हो जाना, क्योंकि 1 बजे की फ्लाइट से तुम्हें अमान के लिए जाना है। वहाँ से तुम्हें पाकिस्तान के लिए आसानी से फ्लाइट मिल जाएगी। अगर कोई उलझन पेश आए तो वहाँ मौजूद मेरे नुमाइंदे से बात कर लेना, वो तुम्हारी हर उलझन को हल कर देगा। ये कहकर उसने एक विजिटिंग कार्ड मेरी समत बढ़ा दिया जो उसके नुमाइंदे का था। मैंने कहा, शुक्रिया सेठ साहब, और कार्ड अपनी जेब में डाल लिया। अब आप हमें इजाजत दें, सुबह इंशाल्लाह मैं 11 बजे आपके हुजूर पेश हो जाऊंगा। वो खड़े होकर मुझसे बगलगीर होता हुआ बोला, ओके गुड बाय, जबकि शीतल के सर पर उसने हाथ फेरने पर इत्तेफा किया था। शीतल की गाड़ी अभी तक कोठी के गैराज में जूं की तूं खड़ी थी। पौने घंटे की ड्राइविंग के बाद हम शीतल की कोठी में पहुंच गए। इतनी रात गए भी शीतल का बूढ़ा मुलाजिम पहली कॉल बेल पर ही दौड़ा चला आया। वो रात मेरी जिंदगी की अजीब रात थी। पाकिस्तान वापसी की खुशी के साथ साथ शीतल से बिछड़ने का दुख भी मेरे अंदर हिलकोरे ले रहा था। शीतल राबिंदर नाथ की कोठी में ही मेरे जाने का सुनकर गुमसुम सी हो गई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक उसने कोई बात नहीं की थी। जब मेरी हर बात के जवाब में उसकी गुफ्तगू हाँ हूँ से आगे न बढ़ी तो मैं जिच होकर बोला, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने पहले दिन से ही तुम्हें अपनी मजबूरियों के बारे में बता दिया था, फिर इस तरह मूड बनाने का फायदा? बोली, मैंने तो मूड नहीं बनाया, और मूड बना भी लूं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? मैंने कहा, क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, और ये भी तो सोचो कि मैंने भी तुमसे जुदाई का दुख झेलना है। उसने अपना नीचे किया हुआ सर उठा लिया। उसकी झील जैसी आंखों में मुझे वीरानी ही वीरानी नजर आई। चंद लम्हे मुझे घूरने के बाद वो आहिस्ता से बोली, सुनो, तुम अज़्म वाले हो, बला का जब्त रखते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मगर सोचो जिसे तुम छोड़े जा रहे हो उसे तो ठीक से शायद बिछड़ना भी नहीं आता। आखिरी अल्फाज कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई और वो रो दी। मैंने उसे अपने साथ लिपटाया और तसल्ली देते हुए कहा, शीतल, मेरा तुमसे वादा है कि जैसे ही मेरे घर के हालात सुधर गए, दुश्मनी की आग ठंडी पड़ी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा या तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। उसे चूंकि मैं अपने तमाम हालात तफसील से बता चुका था, इसलिए एक उम्मीद के सहारे वो मुझे तसल्ली देते हुए बोली, जरूरी तो नहीं कि तुम्हारे घर में हालात उतने ही खराब हों जितने तुम तसव्वुर किए बैठे हो। मेरे दिल की गहराइयों से दुआ निकली, अल्लाह करे यूं ही हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जाते ही तुम्हें फोन कर दूंगा। तुम्हारे घर और तुम्हारी सहेली के घर का फोन नंबर मुझे याद हो चुका है। मेरे घर में अलबत्ता फोन मौजूद नहीं है, और अपने घर का पता मैं पहले से तुम्हारे हवाले कर चुका हूँ। वो बोली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें कॉल करने के लिए जिंदा रहा तो? वो मेरे होंठों पर हाथ रख कर मेरी बात काटते हुए बोली, मैं पहले थोड़ी परेशान हूँ जो तुम मजीद परेशान कर रहे हो। वो रात हम दोनों ने जागते हुए गुजारी। सुबह भी शीतल ने मुझे सोने के लिए न छोड़ा। 11 बजे हम शीतल के मकान
मकान से निकले और सेठ राबिंदर नाथ की कोठी में पहुंच गए। सेठ राबिंदर नाथ पुरतपाक अंदाज में हमसे मिला। हमें बैठने का इशारा करते हुए सेठ बोला, मिस्टर उमर जान, आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफी? मैंने कहा, नो थैंक यू सर, हम नाश्ता करके आए हैं। वो बोला, ओके, फिर आप लोगों को मेरी तरफ से गुड बाय। अब एयरपोर्ट तक आपके साथ मिस्टर जोगिंदर जाएगा। उसने ड्राइंग रूम में मौजूद एक पुख्ता उम्र के आदमी की तरफ इशारा करके कहा, इसी के पास आपके कागजात भी हैं, मेरे लायक और कोई काम हो तो बताओ। मैंने उससे अलविदाई मौनिका करते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सेठ साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। जोगिंदर के पास अपनी गाड़ी थी, जबकि मैं और शीतल वहां से शीतल की कार में रवाना हुए। 12:30 बजे के करीब हम एयरपोर्ट में दाखिल हुए और ठीक 1 बजे मेरा जहाज ओमान के लिए फ्लाई कर गया। लाउंज में कमाल जब्त का मुजाहरा करते हुए शीतल ने मुझे अलविदा कहा था और जब तक मैं उसे नजर आता रहा वो हाथ हिलाती रही। उससे बिछड़ते वक्त मेरा दिल भी अजीब किस्म की उदासी से भर गया था। वो वाकई एक अजीबोगरीब लड़की साबित हुई थी। मैं जहाज की सीट से टेक लगाकर उसके साथ गुजारे दिनों की यादों में खो गया। नामालूम जिंदगी दोबारा उससे मुलाकात का मौका देती भी कि नहीं। बहरहाल ये यकीनी बात थी कि उसने हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहना था। वो किसी भी लिहाज से भुलाने के काबिल नहीं थी। ओमान पहुंचकर इमिग्रेशन के अमले को कागजात चेक करवाने तक मेरे दिल में ये खौफ जागुजी रहा कि कहीं वो मेरे नकली कागजात को पहचान न लें, लेकिन अल्लाह के करम से अमले ने मेरे कागजात बड़ी आसानी से ओके कर दिए। सेठ राबिंदर नाथ ने वाकई लाजवाब किस्म के कागजात तैयार करवाए थे और उनमें कोई ऐसी सुकम नहीं रहने दी थी जिसकी वजह से मैं मुश्किल में फंसता। वहां पर अगले दिन मुझे आसानी से पाकिस्तान की फ्लाइट मिल गई और मैं बहुत सारी हसरतें, आरजुएं और अंदेशे दिल में बसाए पाकिस्तान रवाना हो गया। कराची एयरपोर्ट पर उतरते ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इंडिया के अंदर गुजरे हुए शब रोज मुझे भयानक ख्वाब की तरह महसूस हो रहे थे। अगरचे इस अरसे के अंदर कुछ खुशगवार लम्हात भी बीते, लेकिन वो सिर्फ शीतल से वाबस्ता थे। कराची एयरपोर्ट से निकलते ही मुझे किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़ा। अमान में मैंने भारतीय करेंसी के बदले रियाल हासिल कर लिए थे और कराची में सबसे पहले उन्हीं रियालों के बदले पाकिस्तानी करेंसी हासिल की थी। एक दुकान से स्पिरिट खरीद कर मैं हमाम में जा घुसा ताकि अपना हुलिया तब्दील कर सकूं। रश की वजह से कोई भी मेरे बदले हुए हुलिये की जानिब मुतवज्जे न हो सका था। वहां से फारिग होते ही मैं एक शॉपिंग प्लाजा में घुस गया ताकि अपने लिए कपड़े खरीद सकूं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जिस इलाके से था वहां पर सूट पहनना न सिर्फ मायूब समझा जाता बल्कि इस किस्म का लिबास पहनने वाला एक तमाशा बन जाता। माजी करीब तक तो हमारे इलाके में नंगे सर फिरना भी एक जुर्म गर्दाना जाता था। आजकल अलबत्ता इक्का दुक्का नौजवान बगैर पगड़ी और टोपी के नजर आ जाते थे, मगर उनको भी बड़े बूढ़े निहायत हक़ारत की नजर से देखते हैं और लगे हाथों नसीहतें करने से नहीं चूकते। अपने लिए 2 रेडीमेड शलवार कमीज सूट लेने के साथ साथ मैंने सादिया और अदनान के लिए भी कई सूट ले लिए। शॉपिंग प्लाजा के अंदर ही कपड़े बदल कर मैं बाहर निकला और टैक्सी पकड़कर बस अड्डे की तरफ रवाना हो गया। कराची के रास्ते मेरे लिए बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि इससे पहले मैंने कराची नहीं देखा था, लेकिन इस अजनबियत में भी एक अपनापन था। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और पाकिस्तान का शहरी होने के फख्र की वजह से मेरा जहन हर किस्म के डर और खौफ से आजाद था। टैक्सी ड्राइवर का ताल्लुक सूबा पंजाब के मशहूर शहर फैसलाबाद से था। गुलाम हुसैन नाम का ये ड्राइवर काफी बातूनी था। उसके फैसलाबादी लहजे की पंजाबी से मैं महजूज हुए बिना न रह सका। ये शायद चंद हफ्ते परदेश की ठोकरें खाने का नतीजा था कि कराची की हर चीज भली भली लग रही थी। बस अड्डे में जाकर सबसे पहले मैंने अपने इलाके में जाने वाली बस का टिकट खरीदा, जिसने मेरे इलाके से गुजरते हुए पेशावर जाना था। टिकट पर बस की रवानगी का टाइम रात के 10 बजे लिखा हुआ था। 10 बजे तक का वक्त मैंने अड्डे के अंदर घूम फिर कर गुजारा। एक दफा तो जी में आया कि मैं अपने दोस्त अमजद के घर चक्कर लगाऊं, क्योंकि कराची आकर भी उसके वालिदैन से मुलाकात न करना बड़ी ज्यादती की बात थी। हालांकि उसके घर का पता मुझे ज़बानी याद था और उसके घर वालों से मुलाकात न होने के बावजूद वो मुझे और मैं उनसे अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन आखिर में इन सब सोचों के बावजूद अपने घर की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस अपने ख्यालात को अमली जामा न पहना सका कि ये न हो अमजद के घर वाले मुझे रोकने की कोशिश करें, और रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बस की सीटें काफी आरामदेह थीं, लेकिन मैं सोने में कामयाब न हो सका। घर वालों की खैरियत के बारे अंदेशे पाकिस्तान पहुंचकर कम होने की बजाय बढ़ गए थे। मैं खुद को लाख तसल्लियां देता, लेकिन चचा फाजिल का लिखा हुआ मुख्तसर खत मेरी आंखों के सामने सवालिया निशान बनकर आन खड़ा होता, और इस सवालिया निशान के आगे हलाकत और तबाही के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। चौधरी अनवर गो खालिस गंडापुर नहीं था, लेकिन गंडापुरों के माशरे के अंदर ही उसकी पैदाइश हुई थी और गंडापुरों की तमाम जाहिलाना
पुराना रसूमात और खूंखारी उसमें बदरजाए उत्तम मौजूद थी। इसके बरक्स गंडापुरों की अच्छी कदरें चौधरी खानदान को हजम न हो सकी थी। वो कमीनी खसलतें रखने वाला दुश्मन था। सियानों के कहने के मुताबिक ऐसे शख्स की न दोस्ती अच्छी है न दुश्मनी, जबकि मेरा खानदान दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर उससे दुश्मनी की इब्तिदा कर बैठा था। इससे कतई नजर कि मेरा खानदान हर लिहाज से चौधरी खानदान के हम पल्ला था, बल्कि अददी लिहाज से तो हमें उन पर वाज़े बरतरी हासिल थी। यानी उसके 2 बेटों के मुकाबिल हम 4 भाई थे, लेकिन उस कमीने दुश्मन से कोई बैद नहीं था कि वो कब कौन सी चाल चल जाए। ऐसे लोगों ने अपने लिए वही घिसी पिटी कहावत अजबर कर रखी थी कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। हालांकि ये फिक्रा कमजोर किरदार के मालिक किसी बुज़दिल शख्स का घड़ा हुआ है, जो न जाने किस तरह जबान ज़द-ए-आम हो गया। वरना दुश्मनी और मोहब्बत हमेशा उसूल रखते हैं। खासकर गंडापुर कौम तो इन उसूलों को किसी खजाने की तरह संभाल कर रखती है, और पुरखों के वो किस्से जिनमें किसी उसूल की खातिर किसी शख्स ने अपना नुकसान किया हो, बड़े फख्र और अकीदत से सुनाए जाते हैं। मेरे ही गांव के एक नामी ग्रामी बदमाश का एक मशहूर वाकया है कि उसका छोटा भाई दुश्मन की बेटी को घर से भगा कर ले गया, जिसमें लड़की की मर्जी भी शामिल थी। अपने भाई की इस हरकत पर बजाय खुश होने के उसने दुश्मन की इज्जत को खाक में मिला दिया था। उसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और दुश्मन के घर पहुंचकर कहा कि मेरे भाई से गलती हुई है और इजाले में मैं अपनी बहन ले आया हूँ। तुम्हारे खानदान में जिसने इससे निकाह करना है कर ले। लेकिन चौधरी पार्टी से किसी अच्छाई की उम्मीद रखना आग से ठंडक की भीख मांगने के मुतरादिफ था। वो सिर्फ डंडे की जबान समझने वाला खानदान था, बरतर के लिए लोमड़ी की तरह चालाक और ऊंट की तरह कीना रखने वाला, जबकि कमजोर के लिए शेर। मुझे यकीन था कि आमने सामने की लड़ाई में मेरे भाइयों ने चौधरी खानदान को किसी खातिर में नहीं लाना था। अलबत्ता वो धोखे से कोई वार कर जाते तो दूसरी बात थी, और इस सूरत में भी उम्मीद वासिक थी कि ईंट का जवाब उन्हें पत्थर से मिलता। लेकिन ये सब कुछ सोचने के बाद भी मेरे दिल को करार नहीं आ रहा था, और मेरी छठी हिस्स किसी नामालूम हादसे का सिग्नल दे रही थी। यूं लगता था जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। बस फर्राटे भरती अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी, और उससे ज्यादा तेजी से मेरे ख्यालात सोच की लहरों पर दौड़ रहे थे। हम रात का खाना खाकर कराची से निकले थे, इसलिए रात को बस बगैर रुके चलती रही। ड्राइवर ने सुबह नाश्ते के लिए आधे घंटे का स्टॉप किया। तमाम लोग बस से उतरकर अपनी जरूरियात की तकमील के लिए होटल में फैल गए। सर्दियों की तवील रात जागते हुए गुजार कर मैं सख्त भूख महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने खूब डट कर नाश्ता किया। दोबारा गाड़ी के चलने के साथ ही मुझे ऊँघ आने लगी और थोड़ी देर बाद ही मैं सो गया। नींद की हालत में भी मैं उल्टे सीधे ख्वाब देखता रहा। मेरी आंख लोगों की बातों के शोर से खुली। बस रुकी हुई थी और लोग अपनी सीटों से उठ कर बाहर का रुख कर रहे थे। मैंने घड़ी पर निगाह दौड़ाई। दिन के 10 बज रहे थे। बस किसी वीरान सी जगह पर खड़ी थी। लोगों से पूछने पर पता चला कि बस में कोई खराबी पैदा हो गई थी, और फिर बस की खराबी दूर होते हुए काफी देर हो गई। पहले तो कंडक्टर लिफ्ट लेकर करीबी शहर तक पहुंचा और फिर वहां से मैकेनिक को माउस के साजो सामान के ले आया, लेकिन खराबी कोई पेचीदा किस्म की थी कि मैकेनिक बमुश्किल चंद घंटों में ठीक कर पाया। वहां से रवाना होते हुए सूरज गुरूब होने लगा था। तमाम लोग भूख से बेहाल थे। सुबह नाश्ते के बाद शाम तक सर्दियों का दिन बगैर खाए पिए गुजारना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि गर्मियों के मुकाबले में सर्दियों का दिन काफी मुख्तसर होता है। घंटा भर सफर के बाद हम एक होटल के करीब पहुंचे। ये कोई गैर मारूफ सा होटल था। बस के रुकते ही तमाम लोग भेड़ बकरियों की तरह होटल के बरामदे में बिछी चारपाइयों की तरफ भागे। इतने ज्यादा गाहकों को देखकर एक लम्हे के लिए तो होटल का मालिक बौखला गया था। उसके पास मौजूद 2 कम उम्र लड़के जो वेटर की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, भाग भाग कर सवारियों को खाना सर्व करने लगे। मेन्यू में सिर्फ सब्जी दाल थी, लेकिन इस भूख में वो तरकारी भी चिकन कढ़ाई से लजीज महसूस हुई। खाने और चाय में हमारा मजीद 1 घंटा जाया हुआ, लेकिन उसके बाद गाड़ी सुबह तक बगैर रुके चलती रही। मैं अपने शहर में दिन के 10 बजे पहुंचा। सबसे पहले बैंक में जाकर मैंने अपने पास मौजूद रकम अकाउंट में जमा करवाई और फिर बस अड्डे जाकर अपने गांव की तरफ जाने वाली बस में बैठ गया। जितनी देर बस रुकी रही, मेरी नजरें बस के अंदर किसी शनासा चेहरे की तलाश में सरगर्दा रही। मुझे कोई ऐसा शख्स नजर न आया जिससे मैं घर या गांव की खैरियत पूछ सकता। 1 घंटे के मुख्तसर सफर के बाद मैं पहलवान होटल के करीब जा उतरा। मेरा गांव उस जगह से चंद किलोमीटर दूर था। मैंने तांगे वगैरह का इंतजार करने की बजाय पैदल सफर को तरजीह दी। सफरी बैग को कंधे से लटका कर मैं जाने पहचाने रास्ते पर गामजन हो गया। मुझे पता था कि पहलवान होटल पर मेरे गांव के काफी फारिकुल बाल और लोफर लफंगे बैठे होंगे, लेकिन मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए इतना बेचैन था कि वहां पर रुककर घर की खैरियत के बारे में पूछना मुझे वक्त का ज़िया लगा। मेरी आंखों के सामने तमाम घर वालों के हंसते मुस्कुराते चेहरे फिल्म की तरह चल रहे थे और
15-20 मिनट के सफर के बाद मैंने उनके बीच में होना था। मेरे दिल में रह रह कर ये सोच भी उभर रही थी कि कहीं मेरे भाइयों में से कोई कत्ल न हो चुका हो या इसके बरक्स मुखालिफिन में से किसी को मार कर हवालात में बंद न हो गया हो। इस तरह के किसी भी हादसे की सूरत में अम्मी ने तो रो रो कर अपने आप को हल्कान कर देना था, क्योंकि अब्बू जान जितने हौसले वाले थे, अम्मी जान उतनी ही नरम दिल और छोटे छोटे हादसों से घबराने वाली थी। बहरहाल मैं ज़हनी तौर पर हर किस्म की अनहोनी के लिए अपने आप को तैयार करता रहा था। मैं जैसे ही अपनी गली में मुड़ा, मेरी कैफियत अजीब सी हो गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं सदियों घर वालों से बिछड़ा रहा हूँ। नामालूम एहसास के ज़ेर असर में सर झुकाए तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। शायद मैं इस तरह लाशऊरी तौर पर गली की तवालत को कम करना चाह रहा था और फिर मेरे कदम ठीक मेरे घर के बड़े दरवाजे के सामने जाकर रुक गए। घर का बैरूनी दरवाजा लकड़ी का था और उस पर सफेद पेंट किया गया था। बगैर देखे मुझे अपने घर के दरवाजे की एक एक कील याद थी। मेरी झुकी नजरें जैसे ही उठी, मुझे शदीद झटका लगा। मैं गलत दरवाजे के सामने आकर रुक गया था, मगर दाएं बाएं देखने पर भी वो मेरे घर का दरवाजा ही साबित हुआ। बल्कि दरवाजे की बजाय अगर मैं उसे दरवाजे का जला हुआ ढांचा कहूँ तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। मैं भागकर अंदर दाखिल हुआ। वो घर की बजाय खंडर नजर आ रहा था। सफेदी लिए हुए दीवारें काली स्याह नजर आ रही थी। कमरों के दरवाजे जलकर कोयला हो गए। मेरे दिल की गहराइयों से दुआ निकली, अल्लाह करे मेरे घर वाले बच गए हों। कंधे के साथ लटकते बैग को सहन में फेंक कर बेकरारी से एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमने लगा, मगर चंद आवारा कुत्तों के अलावा मुझे कोई जी रूह नजर न आया। मेरे जहन में एक तल्ख सोच उभरी, इसका मतलब है दुश्मनों ने वाकई कमीनगी का सबूत दिया है। बहरहाल घर का क्या है और बन जाएगा, बंदे सलामत रहें। मैं खुद को तसल्ली देने लगा। तमाम कमरे और बैठक का जायजा लेने के बाद मैं बाहर निकलने के इरादे से बढ़ा ताकि पड़ोसियों से घर वालों का अता पता मालूम कर सकूं। अपने जहन में मैं तसल्ली के वो अल्फाज सोच रहा था जो मैंने अम्मी जान और सादिया से कहने थे। मुझे इल्म था कि सादिया अपने ख्वाबों का घर मस्मार होते हुए देखकर बहुत रोई होगी। मैंने सोचा बहरहाल कोई बात नहीं, मैं उसको पहले से भी अच्छा घर बना दूंगा। अब तो यूं भी इंडिया से काफी बड़ी रकम साथ लेकर आया था जो मैंने अपने अकाउंट में जमा करवा दी थी। मेरे घर से निकलने से पहले चंद पुलिस वाले दंदनाते हुए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने राइफलें यूं तानी हुई थी जैसे किसी खतरनाक मुजरिम को पकड़ने जा रहे हों। मुझे देखते ही उनमें से एक चिल्लाया, खबरदार, हाथ ऊपर। बाजू पर लगी रैंक वाली पट्टी उसको हवालदार जाहिर कर रही थी। मैं हाथ उठाने के बजाय उन्हें हैरानी से तकते हुए बोला, खैर तो है भाई साहब, मैं कोई मुजरिम नहीं बल्कि इस घर का मालिक हूँ। वो गुस्से से चिल्लाया, मुजरिम के मामे हाथ ऊपर कर। मैंने कहा, हवालदार साहब, आपका मतलूबा मुजरिम भाग जाएगा और आप गैर मुतल्लिका शख्स से उलझे रहेंगे। वो बोला, गैर मुतल्लिका शख्स के बच्चे, क्या तेरा नाम उमर जान नहीं है? मैं हैरानी से मुस्तफसिर हुआ, है तो? उसने कहा, इसका तो जवाब तुझे थाने चलकर मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं घर वालों से मिलकर थाने पहुंच जाऊंगा। वो बोला, घर वालों से मिलने के लिए चंद दिन इंतजार कर, फांसी होते ही तू खुद ब खुद उनके पास पहुंच जाएगा। मैं झुंझुला कर बोला, इस बकवास का मतलब? हवालदार ने राइफल कॉक करते हुए कहा, ओए, मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। तुम अपनी बकबक बंद करो और हाथ ऊपर उठा लो। वो कोई इंडिया पुलिस तो थी नहीं कि मैं उससे लड़ झगड़ कर वहां से निकलने की कोशिश करता, और पाकिस्तान में रहते हुए पुलिस वालों से टकराना कोई दानिशमंदी नहीं थी। मुझे अंदाजा था कि वो किसी गलत फहमी की बिना पर मुझे पकड़कर थाने ले जा रहे हैं। मैंने मजबूरन अपने हाथ सर से बुलंद कर दिए। जाने से पहले बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगली किस्त में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।